Hello everyone, welcome back to Infinity Learn by Sri Chaitanya. My name is Palak, I am your chemistry mentor and I welcome all of you to this session of class 9th in which we are studying our second chapter, that is matter around us pure? Hi, good afternoon. So a very good afternoon to all of you. चलिए, तो कितने लोग हैं अभी जो लास्ट क्लासेस में आए थे एंड उन्होंने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? सॉल्यूशंस, कोलॉइड, सस्पेंशंस, ये सब हम हमारी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. यस हर्षा, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून धनराज. ओह यस, हेलो. अलॉय, अलॉय क्या होता है? अलॉय, मिस्टर सेटिस्फाई, हेलो. ओके, चलिए तो क्या हम स्टार्ट करें आज की क्लास? कम ऑन जल्दी से, जो भी लोग यहाँ पर सेशन देख रहे हैं जल्दी से हाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में. ठीक है, चैप्टर ना थोड़ा अलग है, हाँ मतलब आई वुड से कि हाँ कह सकते हैं थोड़ा हार्ड चैप्टर है, राइट? हाय नाक्ष, यस एवरीवन, यस अलॉय. अलॉय तो मुझे पता है क्या होता है, बट उस आपने डाला क्यों था, लिखा क्यों था तब अलॉय? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. वन ऑफ द मॉडरेट चैप्टर है, नहीं बोलूँगी बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट हाँ बाकी चैप्टर्स की कंपैरिजन में ना थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेपरेशन वगैरह देखते हैं तो कई बार होता है कि रिलेट नहीं कर पाते हैं, राइट? ठीक है, चलिए. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक्स. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप इजीली फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हो. फिल्टर पेपर पे आपको मिल जाएंगे ऊपर, और नीचे आपको मिल जाएगा क्लियर सॉल्यूशन, है ना? लेकिन इसके बाद अगर आपको पता करना है, मान लीजिए अगर मुझे सेपरेट करना है कोलॉइड्स के या सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, है ना? तो उन्हीं को सेपरेट करने के लिए हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ सेपरेशन टेक्निक्स, राइट? चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं? सॉल्यूशंस में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है ना? अभी सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. अब कैसा सॉल्यूट है या कैसा सॉल्वेंट है, उसका स्टेट कैसा है, राइट, उसके बेसिस पे आप जो है अपने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं, राइट? चलिए देख लेते हैं, हम बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे. तो आज हम लोग शुरू करेंगे सब्लिमेशन से. ठीक है, यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सेपरेशन टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर डिजायर्ड. अभी होता ये है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट ही चाहिए, आपको हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करना हो, राइट? तो समटाइम्स दे कैन एक्ट एज इम्प्योरिटी एंड हेंस द रिमूवल बिकम्स अ नेसेसिटी. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारा हमेशा सोल पर्पस ये नहीं होता कि हमें हमारे जो सोल्यूशन है उसमें से हमें हमेशा सॉल्यूट या सॉल्वेंट निकालना है. ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे ना अपने सोल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेपरेट करना है, लेकिन हो सकता है हमारा जो सॉल्यूट है वो एज एन इम्प्योरिटी काम कर रहा है ना? जैसे जब हम वाटर प्योरीफाई करते हैं तो उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए हम उनको सेपरेट कर देते हैं. तो इसीलिए सेपरेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? चलिए नाउ अब हम बात करेंगे कुछ सेपरेशन टेक्निक्स का. वन सच मेथड इज सब्लिमेशन. तो फर्स्ट मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज सब्लिमेशन. सॉरी, दैट इज सब्लिमेशन. अभी सब्लिमेशन क्या होता है? सॉरी, एक्सक्यूज मी. व्हेन अ सॉलिड
change directly into gas without being converted to liquid state. Just a second, let me drink water. यस तो जब भी हमारा जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, ठीक है। अब ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। व्हेनेवर अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब ये सेपरेशन में कैसे यूज हो सकता है, तो हमारी बेसिकली इम्प्योरिटीज जो सब्लिमेबल होती हैं, मतलब जो सॉलिड के प्रेजेंट में है, सॉलिड के फॉर्म में है, और जब आप इनको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी और गायब हो जाएंगी। गायब हो जाएंगी तो क्या हो गया, मैजिक, राइट। चलिए, तो सब्लिमेशन में क्या हुआ, सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गए। जब ये वाला प्रोसेस होता है तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। एनीवन हैविंग एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? पर्पस समझ में आया कि व्हाई वी आर सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? से यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, है ना। चलिए देखते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस के बारे में सब लोग जानते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस? व्हाट इज ड्राई आइस? तो पता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, राइट। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को भी जब आप रूम टेम्परेचर पे रखा छोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी कन्वर्ट हो जाती है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस इज CO2 इन सॉलिड फॉर्म। तो CO2 इज हाईली सब्लिमेबल और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो सब्लिमेबल होते हैं और जो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से शादियों में देखा होगा। जो फ्यूम्स वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा शादियों में फ्यूम्स निकल रहे होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है, फ्यूम्स, राइट। तो वो जो फ्यूम्स एंड ऑल होते हैं वो सब, यस, वो बनते हैं, वो एक्चुअली कन्वर्ट होते हैं गैसेस में और आपको फ्यूम्स दिखने लगती हैं, ठीक है। देखो ये है हमारी ड्राई आइस से गैसेस में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, बहुत सब्लिमेबल है, ऐसे फ्यूम्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे, ठीक है। चलिए, नाउ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्सटेंसेज अंडरगोइंग सब्लिमेशन आर, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, ये भी एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। कैम्फर कपूर बोला जाता है जिसको, आप सबने सुना होगा ये। नैफ्थलीन बॉल्स जो बनी होती है, जो घरों में यूज़ होती हैं, स्पेशली हम जब चाहते हैं कि हमारे एक कपड़ों में फ्रेगरेंस रहे और वो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह से दूर रहे, तो छोटे छोटे कीड़ों से दूर रहे, तो हम नैफ्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो वो बॉल्स आप देखते होगे, आपने रखा तो सॉलिड थी, लेकिन आप जब थोड़े टाइम बाद देखेंगे, कुछ महीनों बाद देखेंगे, वो गायब हो जाती है, राइट, बिकॉज दे आर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस, राइट। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन, ये सब क्या होते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं। The process of sublimation is used to separate the components of the mixture which have one sublimable volatile component। अभी अगर मुझे सब्लिमेशन करवाना है और मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, तो उनमें से एक कंपोनेंट तो सब्लाइम होना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट सब्लाइम होगा तभी तो वो सब्लिमेशन हो पाएगा ना, तभी तो हमारे सोल्यूशन में से एक कंपोनेंट चला जाएगा गैस के फॉर्म में और दूसरा कंपोनेंट जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो सब्लिमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि एक सब्सटेंस जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आसानी से सब्लाइम हो जाए, ठीक है, इजीली सब्लाइम हो जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। एंड द अदर नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट इज रिफर्ड टू एज द इम्प्योरिटी।
तो अब जो यहाँ पर जो नॉन सबलिमेबल सब्सटेंस होगा, जो सबलाइम नहीं हो रहा है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए इम्प्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चली गई थी, अभी वापस आ गई। अब कैसे सेपरेट करेंगे वो यहाँ पर हम प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं कि सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो एक्चुअली किया कैसे जाता है। राइट, सो आर यू गाइस रेडी? देखते हैं कि कैसे हम कंपोनेंट्स को बाय सब्लिमेशन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटी एंड बेंजोइक एसिड, द मिक्सचर इज टेकन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कटोरी होती है उसकी क्ले की, जिसके जग्स वगैरह होते हैं, या आप बोल सकते हो क्या बोल सकते हैं, बताइए, पता है चाइना डिश के बारे में? तो जो भी हमारी क्रॉकरी होती है ना, जिसमें जैसे कप्स वगैरह होते हैं जिससे बने होते हैं, वैसे ही कुछ होती है चाइना डिश, एक कटोरी है मान लीजिए। ठीक है, अभी उसमें क्या होगा आएगा, अभी आपको देखेंगे। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं। तो हमने क्या किया, एक चाइना डिश लिया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने रख दिया एक इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके रख दिया। ठीक है, फनल आपको पता है, फनल ऐसा होता है कुछ यहां पर। ठीक है, ये होता है फनल। फनल होता है, अभी स्पेलिंग से कंफ्यूज है, FUNNEL। ठीक है, वो मिक्स हो गया है बस। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर हम लगा देंगे कॉटन। तो हमने लिया एक चाइना डिश, उसके ऊपर हमने रख दिया उल्टा फनल। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हमने पीछे से लगा दिया एक कॉटन प्लग, ताकि जो फनल की ओपनिंग है वो बेसिकली बंद हो जाए। ठीक है, और मैम की ड्राइंग बहुत ही गंदी बनी हुई है यहाँ पर, तो वो सेटअप आपको बहुत अच्छे से थोड़ी देर में दिखने वाला है। ठीक है, राइट, चलो। कॉटन इज प्लग्ड ताकि हमारे जो भी गैसेस हैं जो वो निकल ना पाए, बिकॉज हम सब्लिमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस जो है वो एस्केप ना हो पाए, इसीलिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट्स की जो फ्यूम्स है उनको बचाने के लिए कॉटन प्लग डाल दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो हमारा मिक्सचर था उसको हीट करेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? हीट करेंगे तो क्या होगा, धमाका हो जाएगा। नहीं, धमाका नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। सॉलिड बेंजोइक एसिड इज सॉलिड बेंजोइक क्लोराइड sublimes and turns into gas. ठीक है, however the funnel prevents it from going outside and the walls of the funnel are cooler. देखो अब क्या होगा, तो ये गलत है, यहाँ पर एसिड होना चाहिए, बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, हम बेंजोइक एसिड और इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड सबलाइम हो जाएगा। राइट, द फनल प्रिवेंट्स, तो फनल जो लगा रखा है हमने ऊपर, कॉटन प्लग डाल रखा है, उससे वो बचेगा, वो फ्यूम्स जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे। The gaseous benzoic acid comes in contact with the funnel, quickly turns into solid. This is known as deposition. अभी जैसे ही आपने थोड़ा हीट कम किया, फनल के कांटेक्ट में आया, यहाँ पर फ्यूम्स हैं, अब ये जो फ्यूम्स है ना वो थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, वो ठंडी हो गई हैं तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉलिड में, और वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, डिपॉजिशन। डिपॉजिशन क्या होता है, गैस का कन्वर्ट होना सॉलिड में। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन इज डिपोजिशन। ठीक है, तो डिपोजिशन होने लगेगा, कैसे होगा, तो जो बेंजोइक एसिड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और वो फनल पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो वोलेटाइल नहीं थी वो नीचे चाइना डिश में रह गई। तो इस तरीके से हम बेंजोइक एसिड और उस सब्सटेंस में जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं। आपको ये सेटअप भी दिखाया जाएगा, आप देख लेंगे। बर्नर है, यहाँ पर एक चाइना डिश है जिसमें हमने इम्प्योर बेंजोइक एसिड ले रखा है और हमने ऊपर से फनल लगा रखा है और कॉटन प्लग लगा रखा है। देखिए अभी क्या होगा, आप हीट करते जाएंगे तो ये हमारा बेंजोइक एसिड है धीरे धीरे सबलाइम होता जा रहा है। राइट, दिख रहा है सभी को, सबलाइम होता जा रहा है, फ्यूम्स दिख रही हैं। ठीक है, फ्यूम्स देखने के बाद क्या हुआ, देखिए फ्यूम्स, हमने फनल को उठाया, राइट, और यहाँ पर क्योंकि फनल वो फ्यूम्स के बाद जगह नहीं थी निकलने के लिए, तो धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होती जा रही है और यहाँ पर डिपॉजिट होती जा रही है। फिर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
देख लीजिए एक बार ध्यान से। फ्यूम्स बनी, सेपरेट हो गई। इफ डाइड एनिमल डिकम्पोज दिस इज ड्यू टू सब्लिमेशन। एक्चुअली मर जाते हैं तो आफ्टर डेथ बहुत सारे माइक्रोब्स और वो सब डेवलप होने लगते हैं बॉडी पे, तो वो एक्चुअली बॉडी को डिकम्पोज कराते हैं, राइट? वो खा जाते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है? ओके, गॉट इट एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन सब्लिमेशन? Now let us talk about evaporation. Next process होता है evaporation. Evaporation everyone knows. It is the conversion of liquid to what? Vapor, right? Evaporation is the process of separation of a solid substance which is dissolved in water. कहाँ यूज़ किया जाता है? इवोपरेशन होता यही है कि जो हमारा लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है जो डिजॉल्व है वाटर में, उसको सेपरेट करने के लिए हम इवोपरेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो तो इवोपरेट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा, ठीक है? The evaporation is the process of the separation of a solid substance that is dissolved in water. This application is based on this fact that जो solids होते हैं वो वेपराइज नहीं होते, इवोपरेट इतना जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन liquids जो है वो जल्दी वेपराइज इवोपरेट हो जाते हैं, ठीक है? राइट? चलिए नेक्स्ट, इवोपरेशन जब आप करते हो, द सॉलिड सब्सटेंस इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेजिड्यू। तो इवोपरेशन के टाइम जो सॉलिड सब्सटेंस है वो रह जाता है एज अ रेजिड्यू, बच जाता है, ठीक है? हाउएवर देयर मल्टीपल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन। डेफिनेटली पढ़ा भी हुआ है, आई थिंक कि इवोपरेशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही हमारा लिक्विड इवोपरेट हुआ तो हमारे पास सॉलिड रह जाएगा, सॉलिड विल बी नोन एज रेसिड्यू, राइट? चलिए आप देखते हैं फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इवोपरेशन। फर्स्ट, प्रेशर. So when I have less pressure, then the rate of evaporation will be more or less? Rate of evaporation will be more. अगर प्रेशर कम है मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के उनमें मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं, है ना? तो वो दूर दूर हैं। अब आप जब नीचे से हीट उनको सप्लाई कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? रन करना शुरू करेंगे, भागेंगे, और जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो उनके वीक हो जाएंगे, ठीक है? अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो डेफिनेटली वो जल्दी ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो पाएंगे, ठीक है? लेकिन तो ये क्लियर हुआ, प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर रहे हो कि वो पास में आए। अगर पास में आएंगे तो कैसे जल्दी इवोपरेशन होगा? इवोपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हो वो कम से कम हो, तभी तो वो जल्दी से ओवरकम करके गैस में कन्वर्ट होंगे, है ना? तो प्रेशर कम और इवोपरेशन रेट ज़्यादा। प्रेशर अगर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? आगे देखते हैं टेम्परेचर। अब अगर आप मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मान लीजिए मैंने सिंपल सा फंडा, ये तो बहुत ईजी है समझना, कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है? आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जिसको आपने हीट किया, तो डेफिनेटली आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तो वो भागेंगे, दौड़ेंगे और फोर्सेस जो हैं वो तोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही फोर्सेस कम होंगे तो क्या होगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और इवोपरेशन क्या हो जाएगा? फटाफट छू मंतर से हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर आप बोल सकते हो अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए इसी के बाद हम
एक और बात समझते हैं अभी, ठीक है, ये क्लियर है। तो पहला फैक्टर था प्रेशर, नेक्स्ट था टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया, या आप बोल सकते हो सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। मेनली ज़्यादा अच्छे से समझोगे इसको सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब होता है, आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, सॉरी ये देखिएगा नहीं, हाँ, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और आपने एक बड़ा कंटेनर ले लिया जिसमें आपने पानी का ग्लास लिया, ठीक है, ये है ग्लास ऑफ वाटर और ये है बड़ा सा कंटेनर जिसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है ए और ये है बी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि किसका रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ए का या बी का? ए या बी में से किसका रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा? बी करेक्ट। क्यों? बिकॉज बी का जो सरफेस एरिया है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आपने नोटिस किया होगा अगर हम ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और पानी कभी ज़मीन पे फैल जाता है तो कौन जल्दी इवोपरेट होता है? पानी का ग्लास का पानी इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन सरफेस वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल्स का, उतना ज़्यादा वो एनर्जी लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वेपर में। मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जैसे ही आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, वैसे ही इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इवोपरेशन का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ इवोपरेशन के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं प्रेशर से, टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से। डू यू हैव एनी डाउट? प्लीज टेल मी। Anyone having any doubt? Now, moving ahead. Next factor is intermolecular forces. तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि जितने ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही डिफिकल्ट होगा इवोपरेट होना, है ना। क्योंकि इवोपरेशन में मेनली हो क्या रहा है, अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फोर्सेस होते हैं। अब अगर आप और वो फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो लिक्विड के लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा उस फोर्सेस से बाहर निकल के गैसेस में कन्वर्ट होना, राइट। तो जितने ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उतना ही रेट ऑफ इवोपरेशन हमारे लिए कम हो जाता है, राइट। तो इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो चेंज करना मुश्किल हो जाएगा स्टेट को, एंड इवोपरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। रेट ऑफ इवोपरेशन विल डिक्रीज, राइट। तो फंडा वही है, हमेशा मॉलिक्यूल को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है। लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस गैसेस से कम होते हैं, है ना, या ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लिक्विड के फोर्सेस को ब्रेक करके गैसेस में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो इसी के लिए आप क्या चाहेंगे कि कम से कम फोर्स हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से एनर्जी मिल जाए, तो जल्दी से फटाफट से इवोपरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक और फैक्टर होता है जो कि यहाँ पर अगर मिसिंग है, दैट इज विंड स्पीड। विंड स्पीड, तो आपको पता है, सिंपल सी बात है यार, कहीं हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, या फिर हवा नहीं चल रही तो जल्दी सूखेंगे? तो आप बताइए कहाँ सूखेंगे? सिंपल है, हवा चल रही होगी तो इवोपरेशन बढ़ेगा
अगर स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा है या विंड स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, कब, अगर स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होगी तो, ठीक है। एक और फैक्टर होता है दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, क्या आपको पता है ह्यूमिडिटी से क्या फ़र्क पड़ता है रेट ऑफ इवोपरेशन में? ट्राई करिए, बताइए कि अगर मान लीजिए एक दिन बहुत ड्राई क्लाइमेट है, एकदम सन है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे, या फिर जैसे इस दिन ह्यूमिड क्लाइमेट है, अभी तो काफ़ी हो रहा है, जैसे बारिश होती है और रुक जाती है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, राइट, वाटर कंटेंट ज़्यादा आ जाता है एयर में, उस केस में इवोपरेशन ज़्यादा होगा। बताइए किस में होगा, दोनों केसेस में से फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में? मतलब एक दिन ड्राई एयर है और एक दिन ह्यूमिड एयर है, तो किस दिन रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा? ओके मृदुलेश, यस, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवोपरेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी या ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होगा। रीज़न बीइंग वही कि जब आपके एयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट है तो पहले वो वाला वाटर इवोपरेट होगा और फिर उसके बाद आपका जो भी इवोपरेशन होने वाला है वो होगा। ड्राई एयर में क्या है, बहुत अच्छे से एनर्जी मिल रही है सन की, पानी का कंटेंट है नहीं, तो ऑलरेडी एनर्जी, इतनी धूप आ रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, इवोपरेशन फटाफट से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इवोपरेशन या फिर रेट ऑफ इवोपरेशन। तो सबसे पहले हमने बताया प्रेशर कम, ह्यूमिडिटी कम, ठीक है, बाकी सारे डायरेक्टली हैं, टेम्परेचर ज़्यादा, विंड स्पीड ज़्यादा, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी कम होना चाहिए, राइट, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे इवोपरेशन को, रेट ऑफ इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे सेपरेट करना है सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डाला सॉल्ट वाटर, अब इवोपरेशन होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, हीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आफ्टर सम टाइम वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली सॉल्ट। तो इस तरीके से हमने अपने सोल्यूशन से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इवोपरेशन के बाद आपको सिर्फ सॉलिड मिलेगा और जो हमारा लिक्विड है वो छूमंतर हो जाएगा। इवोपरेशन के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, है ना। एडवांटेजेस तो क्लियर है कि यार आप बहुत अच्छे से सॉलिड कंटेनिंग लिक्विड से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग। लेकिन अब होता यह है कई बार वन ऑफ द सब्सटेंसेस इज लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर बाय इवोपरेटिंग। तो इवोपरेशन के बाद कभी कभी जो हमें कंपोनेंट चाहिए होता है एक्चुअल में वो भी इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। द वेपर हैज़ टू बी रिकंडेंस्ड टू प्रिजर्व इट। अब जो वेपर्स बनी है उसको हम अलग से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंडेंसेशन होता है, फिर हमें दोबारा से अपना लिक्विड मिलेगा, वरना हमारा जो लिक्विड है वो वेपर्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। इसीलिए इवोपरेशन का ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। दिस प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर सिस्टम्स where the solids are not soluble in mixture। अब मान लीजिए ये तो तब हो गया अगर मेरे सॉल्ट वाटर है जो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है सॉल्ट पानी में, शुगर पानी में, बट ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते उनके लिए इवोपरेशन कराना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं फॉर ऑफ इवोपरेशन। ओह चलो आंसर भी आ गया गलती से, चलिए देख लेते हैं। The method used to separate dye from blue ink। तो होता क्या है बच्चों, ब्लू इंक क्या होता है, मिक्सचर होता है डाई एंड वाटर। तो जब आप हीट करोगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ डाई। तो इसीलिए अगर आपको डाई को सेपरेट करना है इंक में से तो आप कैसे कर सकते हो, इवोपरेशन से कर सकते हो, आपको दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स 4 solid compounds P, Q, R, S. On heating, R changes to vapor state.
इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी सॉलिड्स बाय, तो डायरेक्ट बता दिया है कि जो आर है ना वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में हो रहा है। मतलब आर का कितना हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। आर का सब्लिमेशन हो रहा है मतलब आप उस मेथड से को यूज कर सकते हो बाय ऑफ फॉर सेपरेशन, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि सब्लिमेशन में हमारा मेन फंडा यही था, क्या था कि सब्लिमेशन में कि एक कंपाउंड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। आज फायदा हो रहा है क्योंकि गलती से साइड पे आंसर भी आ गया है, तो बहुत अच्छे से आप देख के ही आंसर दे पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इवोपरेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम वोलेटाइल सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है क्या। सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, नो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम नन ऑफ, क्या हो सकता है इसका आंसर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रॉम वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए ये वाला, राइट। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, आंसर विल बी डी। क्यों, इवोपरेशन क्या होता है, एक वोलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, राइट। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए फ्रॉम वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए वो सोल्यूट नहीं होगा वहां पर। तो यहाँ पर आंसर आप एक्सप्लेनेशन पे मत जाइएगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या होना चाहिए था, सॉल्वेंट, ये फ्रॉम इट्स वोलेटाइल solvent, and therefore the correct answer will be option number D. Understood everyone? Yes. Okay, iodine is separated from sand, iodine भी sublime हो जाता है, so iodine we can separate by sublimation, राइट। आयोडीन इजली सब्लाइम, आयोडीन सॉलिड होता है लेकिन वो सब्लाइम हो जाता है, राइट। वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो गया, बस फिर तो हो गया, सब्लिमेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, मैम या हो सकता है, बिल्कुल यस विमला बोल सकते हैं, ठीक है। सी सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवोपरेशन एंड सब्लिमेशन। कम ऑन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन। करेक्ट, सी वाटर बहुत अच्छा इवोपरेट कर दो, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमें पढ़ा कि हम जो सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स का, वो वी कैन डू इट बाय टू मेथड्स, ठीक है, इवोपरेशन एंड सब्लिमेशन। तो इवोपरेशन, सब्लिमेशन कब करते हैं, सब्लिमेशन तब करते हैं जब हमारी एक कंपोनेंट जो है वो सब्लाइम हो पाए। सब्लाइम मतलब वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हम उसको सेपरेट कर पाए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सेकंड होता है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन मेनली कब किया जाता है, जब हमारा ऐसा कंपोनेंट है मिक्सचर में जिसमें एक सॉलिड है और दूसरा सॉलिड नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन उसमें से एक वोलेटाइल होना चाहिए और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली इवोपरेट हो जाए। तो वोलेटाइल सॉलिड्स जनरली नॉन वोलेटाइल होते हैं, इतने आसानी से वेपराइज नहीं होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस तो रह जाएगा लेकिन जो वोलेटाइल सब्सटेंस था वो निकल जाएगा, राइट। तो और साथ में हमने पढ़े फैक्टर्स जो जिस पे हमारी इवोपरेशन की रेट डिपेंड करती है। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रेशर, प्रेशर कम होगा रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार सारे फैक्टर्स को समराइज कर देती हूँ
कि फर्स्ट था प्रेशर कम होगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा, राइट। सेकंड फैक्टर था हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ेगा। थर्ड फैक्टर था हमारे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर था विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा जो इवोपरेशन है वो अगेन बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद था ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी अगेन रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एक फैक्टर जो हमारा रह गया है दैट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे हमारा रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट? सो प्लीज शूट अप योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। ओके, तो आई थिंक ये दो प्रोसेस जो थे वो बहुत ईजिली आपको क्लियर हो गए हैं, बहुत सिंपल बेसिक प्रोसेसेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेनली कि हम लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं या फिर एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड।